नमस्कार। भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण हमने पढ़े। इस विषय पर चर्चा करने पर हमें विदित हुआ कि भारत में कांग्रेस के पूर्व भी कई संगठन कार्यरत थे, किंतु वो राष्ट्रीय रूप धारण नहीं कर पाए। इस कारण से वो इतने प्रचार उनका नहीं हो पाया। कांग्रेस की स्थापना के समय कांग्रेस का यदि हम इतिहास काल देखें तो 1885 से लेकर 1947 ईस्वी तक इसके इतिहास काल को 3 भागों में बांटा गया है। कांग्रेस का प्रारंभिक स्वरूप उदारवादी था, जिसे उदार राष्ट्रीयता का काल कहते हैं। 1885 से लेकर 1905 तक का जो समय था, उसमें कांग्रेस एक क्रांतिकारी संस्था नहीं थी, अपितु ब्रिटिश सम्राट के प्रति सहयोग और विश्वास की नीति के साथ वो कार्य करते थे। साथ ही में याचना और स्मृति पत्रों के माध्यम से भारतीयों को राजनीतिक अधिकार दिलाने की ओर प्रयासरत थे। द्वितीय काल, जो कि 1906 से 1919 तक का है, कांग्रेस के इतिहास का ये उग्र राष्ट्रीय काल कहलाता है। उग्र राष्ट्रीय काल में कांग्रेस के सदस्यों ने ब्रिटिश शासन पर एक मौलिक दबाव बनाने की कोशिश की ताकि भारतीय शासन में मूल परिवर्तन हो सके। यहाँ पर इन्होंने ब्रिटिश सहयोग के प्रति विरोध की नीति को अपनाया। कांग्रेस के इतिहास के तृतीय काल के रूप में यदि हम देखें तो 1920 से 1947 का जो 28 वर्ष का कार्यकाल है, ये राष्ट्रीय आंदोलन का युग या गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस समय समस्त राष्ट्रीय गतिविधियों के केंद्र महात्मा गांधी बने हुए थे, इसलिए इसे गांधी युग भी कहते हैं। और इसमें जो नीतियाँ अपनाई थी वो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग और अहिंसात्मक नीतियाँ थी। तो हम प्रारंभ करते हैं कांग्रेस के प्रारंभिक स्वरूप या उदारवादी पक्ष से। आज के वीडियो में हम देखेंगे कांग्रेस का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था और कांग्रेस का जो दूसरा इतिहास काल है, उग्र राष्ट्रीय काल, वो थोड़ा सा किस तरह का था। इन दोनों ही स्वरूपों की आज चर्चा आज की क्लास में हम करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि कांग्रेस के प्रारंभिक स्वरूप में उनकी विचारधारा और कार्यपद्धति जो थी वो ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति एवं अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास रखने वाली थी। उदारवादी नेताओं को पूर्ण विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार उनके प्रति जो कार्य करेगी वो उनके लिए प्रगतिशील होगा, और उन्हें ये विश्वास था कि अंग्रेज पूर्णतः न्यायवादी हैं, स्वभाव से न्यायप्रिय है, इसलिए वो उनके प्रति कोई हानिकारक कदम नहीं उठा सकते। दूसरा हम देखते हैं कि उदारवादी व्यक्तियों की जो विचारधारा थी उसमें वो क्रमिक सुधार में विश्वास रखते थे। वो संवैधानिक साधनों में विश्वास रखते थे और क्रमिक सुधार में विश्वास रखते थे। उनका उद्देश्य था सुशासन की प्राप्ति और उनका लक्ष्य था उदारवाद, अर्थात कि धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार प्रयास करे और उसके माध्यम से भारत में सुशासन आए, और ये सारा प्रयास अहिंसात्मक तरीके से करने में उदारवादी विश्वास रखते थे। तीसरा यदि हम देखें तो उदारवादियों की जो कार्यपद्धति है उसमें प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्र, प्रतिनिधि मंडल, इनके माध्यम से वो ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाना चाहते थे, या कहें कि याचना करना चाहते थे। उदारवादियों की कार्यपद्धति में संवैधानिक साधन सबसे ऊपर है। संवैधानिक तरीके से, संवैधानिक रूप से वो अपने मांग पत्रों को, अपनी जो मांगे थी, जो उनकी भारत सरकार के प्रति जो कार्य वो करना चाहते थे, भारत में तो इस तरह की कोई सरकार नहीं थी, ब्रिटिश सरकार थी, भारत के प्रति, उसके भविष्य निर्माण के प्रति जो कार्य करना चाहते थे वो संवैधानिक साधनों के माध्यम से करना चाहते थे। लेकिन उनके इस प्रकार के साधनों के उपयोग के कारण उनकी आलोचना भी की जाती है। यहाँ तक कि उग्र राष्ट्रवादी नेताओं ने तो ये तक कह दिया कि ये राजनीतिक भिक्षावृत्ति है और कभी भी स्वशासन स्वराज्य जो है वो भिक्षा में नहीं मिला करता।
इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। हम देखते हैं कि उदारवादी सदैव इस बात को लेकर चले कि ब्रिटिश शासन के साथ सहयोग करने से भारत में साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात और अन्य संचार व्यवस्था, इन सब में एक प्रगतिशील परिवर्तन होगा। उनके साथ रहने से हमारे यहाँ विकास होगा, ऐसी उनकी सोच थी। हम देखते हैं कि प्रमुख उदारवादी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले का नाम आता है, जो सदैव ही ये मानकर चलते थे कि ब्रिटिश राज्य के उपकारों के प्रति हमें कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए, और ये सब ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति राजभक्ति रखते थे। साथ ही में इनका मकसद था कि हम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहते हुए, ब्रिटिश राज्य के अंतर्गत रहते हुए स्वशासन को प्राप्त करें और विधायी परिषदों, सेवाओं, स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं और रक्षा सेवाओं में सुधार से ही संतुष्ट रहें, क्योंकि वो क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे। उदारवादी नेता जो थे वो क्रांतिकारी परिवर्तन के विरुद्ध थे। वैधानिक सुधारों का अंतिम लक्ष्य भले ही वो भारत के लिए स्वशासन चाहते थे, किंतु उनके लिए संवैधानिक साधन प्राथमिकता में थे। इस तरह हम देखते हैं कि प्रार्थना पत्र, स्मृति पत्रों, प्रतिनिधि मंडलों, इनके माध्यम से ही वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते थे, जिससे उनके आलोचकों ने राजनीतिक भिक्षावृत्ति का नाम दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि उदारवादी नेताओं के इन साधनों, इन प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकला है। हम देखते हैं कि उदारवादियों के ये जो कार्य थे, इनका भी अपना एक महत्व है। इनके क्रमिक सुधारों के माध्यम की मांगों से ब्रिटिश शासन के बहुत सारे दोष और बुराइयां सार्वजनिक हुई, उनके दोष स्पष्ट हुए। ये मालूम चला कि जनहितकारी रूप देकर जो ये कार्य कर रहे हैं वो वास्तव में भारतीय जनता के विपरीत हैं। साथ ही में हम ये भी देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीयता को उच्चता प्रदान करने में उदारवादियों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें ही भारत में राष्ट्रीयता के जनक माना जाता है। ये उदारवादी ही थे जिन्होंने सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से ऊपर उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को विकसित किया। साथ ही में राजनीतिक शिक्षा का भी विकास किया। आर्थिक और सामाजिक सुधारों और अंत में स्वशासन की मांग के लिए इन्होंने भारतीय जनता को प्रेरित किया। क्रमिक सुधार के माध्यम से भी इन्होंने बहुत जनचेतना लाए और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक आधार तैयार किया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उदारवादी नेताओं की हम आलोचना भले ही करें, उग्रवादियों ने इनकी आलोचना की है, किंतु कई स्तर पर जाकर देखें तो इसके सकारात्मक परिणाम भी आए हैं। सेकंड, यदि हम देखें कांग्रेस के प्रारंभिक स्वरूप के बाद उसका जो मध्य युग का स्वरूप जो रहा, मध्य समय जो रहा 1906 से 1919 का, तो उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन के विकास के रूप में जाना जाता है, जिसमें उग्र राष्ट्रवादी नेताओं ने अपनी मांगें रखी, अपने कार्य किए। उग्र राष्ट्रवादी आंदोलन का उदय के कुछ कारण हैं, क्योंकि प्रारंभिक जब उदारवादी स्वरूप था तो उसके बाद उग्र राष्ट्रवाद का अचानक उदय कैसे हो गया, तो इसके लिए कुछ परिस्थितियां थी, इस कारण ऐसा हुआ। इसमें पहला हम देखते हैं तो 1892 के सुधार कानून की अपर्याप्तता है, क्योंकि इस सुधार कानून और इस अधिनियम में बहुत सारी कमियां थी और ये सामान्य भारतीय व्यक्तियों को संतुष्ट नहीं कर पाया। दूसरा, यदि हम देखें तो उस समय हुआ सांस्कृतिक नवजागरण और धार्मिक क्षेत्र में जो पुनर्जागरण और पुनरुत्थानवाद हुआ था, उसके कारण भी उग्र राष्ट्रवाद की भावना को बल मिला और ऐसी स्थिति में उदारवाद का विरोध हुआ और उग्र राष्ट्रवाद की भावना प्रबल हुई। साथ में आर्थिक असंतोष भी था। स्वदेशी आंदोलन गति पकड़ रहा था। दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी, धन निकासी का सिद्धांत,
और ब्रिटिश, हमने पढ़ा कि पिछली क्लास में ब्रिटिश शासन की जो शोषणपूर्ण नीतियां हैं, शोषक परक जो नीतियां हैं, उनके कारण भारतीयों में आर्थिक असंतोष व्याप्त था और वो उग्र राष्ट्रवादियों के उदय का एक मुख्य कारण रहा। पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का भी यहाँ प्रभाव पड़ा। जैसा कि हमने देखा कि पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के माध्यम से मैजिनी, गैरिबाल्डी, वाशिंगटन की स्वतंत्रता के लिए प्रेरित करने वाले भाषण और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, आयरलैंड का संघर्ष, इन सब गौरवपूर्ण क्रांतियों को यदि हम साहित्य के सृजन और विकास के माध्यम से पढ़ते हैं तो हमारा भी मार्ग जो है वो प्रेरित होता है और उनके द्वारा उग्र राष्ट्रीयता का मार्ग अपना लिया गया। क्योंकि राष्ट्रवाद के उदय के फलस्वरूप जब हमने अन्य साहित्य, पत्रकारिता, उनके संपर्क में हम आए तो उसी के साथ हमें पश्चिम के विचारों का भी प्रभाव पड़ा। साथ ही में लाल बाल पाल का नेतृत्व भी एक महत्वपूर्ण इसमें भूमिका अदा करता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। बाल गंगाधर तिलक ने तो कहा भी था, वो कहते थे कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। हमारा उद्देश्य आत्मविश्वास है, भिक्षावृत्ति नहीं। इसी तरह लाला लाजपत राय ने भी कहा था कि अंग्रेज भिखारी से सबसे अधिक घृणा करते हैं और मैं सोचता हूँ कि भिखारी घृणा का पात्र है भी। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम ये सिद्ध कर दें कि हम भिखारी नहीं हैं। इस प्रकार लाल बाल पाल के ओजस्वी भाषणों, ओजस्वी विचारों और उग्र नेतृत्व ने इस आंदोलन को विकसित किया। इसी के साथ अगला जब अगर हम देखें तो लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ, बंगाल विभाजन जो कि 1905 में हुआ, जिसका उद्देश्य उन्होंने स्वशासन और सुशासन, जिसका उद्देश्य उन्होंने बताया कि सुशासन के उद्देश्य से बंगाल को 2 भागों में बांटा गया है और इसका विभाजन किया गया है, किंतु इसके मूल में सुशासन न होकर फूट डालो और राज करो की नीति थी। और ये एक ऐसी नितांत नकारात्मक निर्णय था जिसके कारण भारतीयों में रोष व्याप्त हो गया। इसी के साथ हम देखते हैं कि 1905 में बनारस का अधिवेशन हुआ। बनारस के अधिवेशन में भी राजनीतिक भिक्षावृत्ति की तीव्र निंदा की गई और 1907 के सूरत अधिवेशन में तो कांग्रेस विधिवत रूप से 2 वर्गों में बंट गई, जिसमें एक था उदारवादी कांग्रेस और दूसरा था उग्रवादी कांग्रेस। उग्रवादियों ने जो अपने साधन अपनाए उसमें हम बहिष्कार, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा को मुख्य रूप से रखते हैं। बहिष्कार से तात्पर्य था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाए, उनकी होली जलाई जाए। स्वदेशी, अपने ही देश में बनी निर्मित चीज़ें हैं, उनको आप अपनाइए, ऐसा उन्होंने आह्वान किया और राष्ट्रीय शिक्षा के ऊपर भी बल दिया। उदारवाद तथा उग्रवाद में मुख्य अंतर भी है। जहाँ उदारवादी और उग्रवादी दोनों का उद्देश्य समान था, दोनों ही स्वशासन चाहते थे, लेकिन उदारवादी ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन चाहते थे, जबकि उग्रवादी पूर्ण रूप से स्वशासन चाहते थे और वो ब्रिटिश शासन की समाप्ति चाहते थे। उग्रवादी पूर्णतः स्वशासन में विश्वास रखते थे। दूसरा अंतर यदि हम देखें तो ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण में था। उदारवादी ब्रिटिश शासन के प्रति सहयोगात्मक रवैया रखते थे, साथ ही में सोचते थे कि ब्रिटिश शासन जो है वो न्यायप्रिय है, वो ब्रिटिश लोगों के न्यायपूर्ण स्वभाव में विश्वास रखते थे, उनके प्रति राजभक्ति रखते थे, जबकि उग्रवादी ब्रिटिश शासन के प्रति पूर्णतः विरोध की नीति अपनाते थे। उदारवाद और उग्रवाद में एक जो प्रमुख अंतर हमें देखने को मिलता है वो है साधन की दृष्टि से। उदारवादी संवैधानिक साधनों में पूर्ण विश्वास रखते थे, वो याचना, स्मृति पत्र, प्रतिनिधि मंडल भेजते थे और उनके माध्यम से क्रमिक सुधार की मांग करते थे। लेकिन उग्रवादी हड़ताल, बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और ब्रिटिश शासन पर दबाव बनाकर मौलिक परिवर्तन चाहते थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि उनके साधनों में भी मूलभूत अंतर हमें दिखाई देता है। उदारवादी और उग्रवादियों के साधनों में चाहे मूलभूत अंतर हो, लेकिन दोनों का जो लक्ष्य है वो एक ही है और वो है स्वशासन की प्राप्ति, भारतीयों का विकास
और भारतीयों में आत्मसम्मान को विकसित करना, उनके आत्मसम्मान की रक्षा करना। उग्रवादी विचारधारा के व्यक्ति हों या उदारवादी विचारधारा के व्यक्ति हों, दोनों का एक ही उद्देश्य था कि वो भारत को एक शिखर पर ले जाएं और उनके आत्मसम्मान की रक्षा करें। यही दोनों ही लोगों का उद्देश्य था। साथ ही में हम देखते हैं कि इसका तीसरा रूप है राष्ट्रीय आंदोलन का या गांधी युग का, जिसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास फिर होगी। धन्यवाद।